अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हम इस बुक का हकीम सईद इन जापान का हम छठा बाब शुरू करेंगे, यानी 6 चैप्टर 6 पार्ट। तो इस पार्ट में हकीम साहब लिखते हैं, नौजवानों, तुम खूब जानते हो कि सेहत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। बीमारियों से आज़ादी का नाम सेहत है, और सेहत का नाम ये है कि इंसान के जिस्म का हर उज़्व सेहत के साथ काम करता रहे। दिमाग काम करेगा तो पढ़ा हुआ सबक जल्द जल्द याद होता रहेगा। दिमाग सेहतमंद होगा तो फिर सोच समझ खूब अच्छी रहेगी, अच्छे अच्छे ख्यालात जहन में आएंगे, बड़े बड़े काम करने के लिए दिल चाहेगा। ये दिमाग की सेहत ही तो है कि इंसान बड़ा बन जाता है। तुम जानते हो कि आइंस्टाइन बचपन में बड़ा ही कुंज़हन था, उसे सबक तक याद नहीं होता था। उसकी माँ इसको कूड़मक्स कहती थी, यानी ये दुनिया में कोई काम नहीं आएगा। तानों तशनों से आइंस्टाइन परेशान हो गया। इसने अपनी सेहत पर तवज्जो दी, अपने काम से काम लेना शुरू किया, खूब काम लिया, जहन पर जोर डाला, जहन को याद करने के लिए मशक कराई। फिर तो आइंस्टाइन के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया और वो दुनिया का एक बड़ा साइंसदान बन गया। एटम बम आइंस्टाइन ही का तो कारनामा है। अब हाल यह है कि नौनिहालों के आइंस्टाइन का दिमाग बड़े बराए फ़रोख्त आज भी मौजूद है। लोग तहकीक कर रहे हैं कि आखिर इस दिमाग में क्या ख़ास बात थी। खैर, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि तुम खुद अपने दिमाग को काम करने के लिए किस हद तक आमादा करते हो, अपने जहन को याद रखने के करतब तुम कैसे सिखाते हो। अल्लाह ताला ने तो इंसान का दिमाग बहुत बड़ा बनाया है। दिमाग आज भी दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। इंसान अपने दिमाग को किस तरह इस्तेमाल करता है, ये उसका अपना काम है। कहा जाता है कि अब तक किसी इंसान ने 10% से ज़्यादा अपने दिमाग से काम ही नहीं लिया है। जो लोग ज़रा 10% से ज़्यादा काम ले लेते हैं वो इल्म हिकमत में आगे बढ़ जाते हैं। तुम भी कोशिश करो कि अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लाओ। नौनिहाल अदब ने आइंस्टाइन पर एक किताब भी शाया की है, तुम वो किताब ज़रूर पढ़ना। ये कोई 10 साल पहले की बात है कि उल्म जर्मनी में आइंस्टाइन का एक 100 साला जश्न मनाया गया था। आइंस्टाइन उल्म में पैदा हुआ था। अब तो उल्म एक बड़ा शहर बन गया है, मगर छोटा शहर। इस छोटे शहर में जर्मनी की एक बहुत अहम यूनिवर्सिटी है, जिसमें कोई 35,000 यानी 35,000 तालिब इल्म है। आइंस्टाइन कांग्रेस में मैंने भी एक मकाला पढ़ा था। इस जश्न का अहतमाम यूनेस्को ने किया था। इन दिनों मेरे अजीज़ दोस्त जनाब प्रोफेसर खुलू वुलन यूनेस्को में साइंस शोबे के सदर थे। वो भी मुस्तैद रूसी थे। मैं उनके साथ उल्म और म्यूनिख गया था। मैंने उसी ज़माने में उल्म में एक रोटियों का अजायब घर देखा था, यानी ब्रेड म्यूज़ियम। बहुत दिलचस्प जगह थी, मगर पाकिस्तान की रोटी चपाती वहाँ नहीं थी। ये मैंने वहाँ बमा तस्वीर रोटी कैसे पकाते हैं भिजवा दी थी। तो जनाब, बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई। मैं तो तुमको ये बता रहा था कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है, मगर हाल ये है कि दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग अपनी सेहत की अहमियत और कदर नहीं जानते। वो ये भी नहीं जानते कि सेहत है क्या और सेहत की कैसे और क्यों हिफाजत करनी चाहिए। पाकिस्तान के भी 75% इंसान जानते ही नहीं कि सेहत क्या है, सेहत की कदर कीमत क्या है, इसलिए वो अपनी सेहत की हिफाजत करना नहीं जानते। लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये हमारी हुकूमतों की गलतियाँ हैं। मसलन स्कूल की तालीम में सेहत की कोई तालीम नहीं है। अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न ने अपने फ़राइज़ अदा नहीं किए हैं। इन ज़राए इबलाग ने पाकिस्तान की आवाम को सेहत के बारे में फ़िक्रमंद पाया ही नहीं है। इसीलिए हमने पेरिस में एक बैनुल-अक़वामी जमात बनाई। इसका नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर हेल्थ प्रमोशन रखा गया। बाद में 1991 में इसके नाम में एजुकेशन का इजाफा करके नाम IUHPE कर दिया गया। इस अंजुमन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का मैं रुकन हूँ और असद रासिस के साथ काम करता हूँ। हमारी इस अंजुमन ने दुनिया भर में नाम पैदा किया है। अब जापान में इस अंजुमन का 15वां इजलास हो रहा है। मैं इसी इजलास में शिरकत के लिए आया हूँ। ये अंजुमन यूरोप में है। मैंने हर मीटिंग में जोर दिया कि इस अंजुमन को एशिया पर तवज्जो करनी चाहिए। अब इसकी रुकनीत को आलमी कर दिया गया है। इसमें अफ्रीका और एशिया के ममालिक भी आ गए हैं। 1991 यानी 1991 में फिनलैंड में जब 14वां इजलास हुआ तो मैं वहाँ गया था। मैंने जापान में 15वां इजलास करने का मशवरा दिया और जब वोट डाले गए तो मैंने जापान की तायीद की। अरकान को जापान के लिए तैयार किया। ये इजलास बहुत बड़ा होता है। इस वक्त जापान में सारी दुनिया से 300 और ख़ुद जापान से 700 माहिरीन सेहत माको खारी में जमा हो गए हैं। बड़ी रौनक है, खूब चहल पहल है। बहुत से तो मेरे दोस्त हैं। इन दोस्तों के साथ अब 5 दिन रहूँगा। आज 20 अगस्त 1995 यानी 1995 की सुबह 9 बजे अंजुमन के अरकान का जलसा हुआ। इसमें गौर फ़िक्र हुआ और आइंदा 5 दिन हम सबको क्या क्या काम करने हैं इन पर गौर हुआ और ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई। मेरे ज़िम्मे 3 बड़े काम हुए हैं। 20 अरकान की रुकनीत ख़त्म हो गई है। इनकी जगह इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की छानबीन और जनरल हेल्थ असम्बली में वोट डालने के इंतजाम वाली कमेटी में काम करना, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया के मदती अदारों वो दिल वाले जो अपनी दौलत नेक कामों पर खर्च करते हैं को सेहत के मैदान में कैसे मुस्तैद किया जाए, इस कमेटी में काम करना है, उसका जलसा करना है। एशियन
नंबर 3, एशियन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तिब्बत एशियाई के जलसे के इंतजाम और इसमें रहनुमाई यानी लीडिंग करना। हमने आज ही 11 बजे से 2 बजे तक ये काम कर लिया है। 20 नशिस्तें हैं, हमने 27 नाम चुने। ख्याल रखा है दुनिया भर की नुमाइंदगी हो जाए। अब बैलेट पेपर तैयार करके तकसीम करने हैं ताकि 24 अगस्त को असम्बली में वोटिंग हो जाए। वोटर कोई 1200 हैं। दुनिया में शायद जापान सबसे ज़्यादा ग्राम मुल्क है, यानी महंगा मुल्क है। मैंने आज एक तस्वीर की कीमत पूछी, $59 यानी $59 कीमत बताई। $1 30 का है। ये तस्वीर 1800 की हुई। कहाँ खाना भी बहुत ग्रां है। मैंने कल रात को तो कुछ नहीं खाया। होटल के रेस्टोरेंट में जाता तो कम से कम $400 का खाना मिलता। भूखा सो गया। सुबह सख्त भूख थी। मैं फजर के वक्त 3 बजे सुबह ये गौर करता रहा कि मेरे शहर कराची में इस वक्त भी लाखों इंसान भूखे सो जाते हैं। इन पर क्या गुजरती होगी। मेरा दिल बेकरार हो गया। तो तुम भी गौर करो, बहुत से घरों में तुम्हारे जैसे प्यारे नौनिहाल भूख से बिलक बिलक कर सो जाते हैं। इनको एक रोटी मैसर नहीं आती। फल फ्रूट का नाम तो वो जानते ही नहीं। तुम्हारा दिल भी ज़रूर दुखा होगा। मुसलमान रोज़े रखते हैं, सुबह काज़ब से मगरिब तक भूखे पैसे रहते हैं। रोज़े की हज़ार हिकमतें हैं। रोज़ा सेहत के लिए भी अच्छा है, मगर अल्लाह ताला उसके रसूल ने रोज़े में एक हिकमत ये रखी है कि रोज़ेदार गौर करे और फिक्र करे कि भूख प्यास में क्या हाल होता है। इस वक्त इन गरीबों का दुख महसूस करे जिनको खाना मैसर नहीं है। मगर हम मुसलमानों ने रोज़े की इस हिकमत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। हम इफ्तार और सहर में इस कदर अनवाउ इकसाम की चीज़ें खाते हैं कि रोज़े की हिकमत ही ख़त्म हो गई है। खाना खाकर बीमार हो जाते हैं। और दिल की सख्ती का हाल यह है कि रोज़े में ज़रा गौर नहीं करते कि लाखों इंसान ऐसे हैं जो रोज़ा नमक से खोलते हैं या पानी पी लेते हैं। खाना इनको मिलता नहीं है। मेरी अजीज़ बेटी सादिया ने चलते वक्त मेरे बैग में बिस्कुट वगैरह काफ़ी रख दिए हैं। सादिया को मालूम है कि मैं बचत करूँगा और भूखा रहूँगा। सुबह मैंने बिस्कुटों से सहारा लिया, पानी में भिगो कर बिस्कुट खा लिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, फिर कॉन्फ्रेंस के कामों में लग गया। उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस की पिक्चर्स शेयर की हुई हैं उस अपनी बुक में। उसके बाद लिखते हैं 1:15 मीटिंग से फरागत पाकर हॉल में आया। यहाँ देखा कि जापान की एक जूस बनाने वाली कंपनी ने जूस का स्टॉल लगा रखा है। वह मंदों को बिला कीमत आज़ादी और फरमानी के साथ जूस पिला रही है। साथ ही वेफर्स भी दे रही है। दूसरी तरफ कोला मशरूब का स्टॉल है। मशरूबात के टीन वो फरमानी के साथ लोगों को फ्री पिला रहे हैं। मैं तो भूख से बेताब था। मैंने 2 वेफर्स और 1 गिलास जूस से सारा कर लिया, मगर डॉक्टर भट्टी साहब ने मुझे 5-6 वेफर्स और दिए और वो भी मैंने गिलास और जूस से नोश जान कर लिए। अब सहारा हो गया। दिन का 1:30 बज गया। हमारी अंजुमन के सदर जनाब डॉक्टर मती रजला आए। उन्होंने मशवरा दिया कि सब अरकान कॉन्फ्रेंस हॉल में जल्दी आकर बैठ जाएं ताकि अच्छी जगह मिल जाए। हमने इनके मशवरे पर अमल किया और अगली नशिस्तों पर जाकर जम गए, मगर सबसे अगली नशिस्त खाली छोड़ दी। ये एक नुक्ता गौर करने का है, तुम इसका ख्याल रखना। जब भी तुम किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाओ, कभी आगे जाकर बैठने की कोशिश ना करना। हाँ, अगर मेज़बान आकर बिठा दे तो ज़रूर बैठ जाओ, खुद कभी आगे ना बैठना। इसमें आफियत रही है। ठीक 2 बजे कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस के जापानी मुंतज़िम आला ने आकर आगाज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, इजाज़त दी, वज़ीर आज़म जापान का पैगाम सुनाया। फिर हमारी पेरिस वाली अंजुमन की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मोहतरमा मैरी क्लॉड लामारे ने एक रिपोर्ट पेश की। फिनलैंड में मैरी क्लॉड लामारे के लिए मैंने मजलिस अमीनान से जलसे में मशवरा दिया था कि इनको अब ओहदा देना चाहिए। मेरी राय मंजूर हुई और लामारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बन गई। नहायत मुस्तैद फ्रांसीसी खातून है, अंग्रेज़ी में भी खूब अबूर है, नौजवान है, गैर मामूली सलाहियत की हामिल है। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मोहब्बत से इनको अल्लाह मारी कहता हूँ। ये पाकिस्तान भी आ चुकी हैं। स्वात और मरी वगैरह गई थी। हमदर्द ने सारे इंतजाम किए थे। कराची में सादिया बेटी ने इनकी देखभाल की थी। सादिया की और लामरे की खूब दोस्ती हो गई है। सादिया ने लामरे के लिए एक तोहफ़ा भी मेरे हाथ भिजवाया है। गवर्नर माको हारिजा साहब ने तकरीर की। वज़ीर सेहत जापान का खिताब हुआ और आखिर में अंजुमन के सदर डॉक्टर मती रजला ने सदारती खुतबा दिया। इफ्तिताह के बाद 2 लेक्चर हुए। एक लेक्चर वाइस चांसलर माकोहारी यूनिवर्सिटी का हुआ, दूसरे मेरे दोस्त जनाब मोहतरम डॉक्टर हैरुशी नाकाजिमा ने दिया। डॉक्टर नाकाजिमा दुनिया की सबसे बड़ी सेहत अंजुमन WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। इनका मरतबा मुकाम वज़ीर आज़म के बराबर होता है। माकोहारी में से कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये काम हो रहे हैं। जापान का शायद ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। हैरत अंगेज़ इमारत है, हैरत हेज़ तामीर है। एक से एक कॉन्फ्रेंस हॉल अपनी खसूसियत रखता है। मुतअद्दिद हॉल हैं, 1200-1500 कुर्सियों के कई हॉल हैं। छोटे हॉल तो 15-20 से ज़्यादा ही हैं। मेरा ख्याल था कि क्योटो कॉन्फ्रेंस हॉल सबसे बड़ा है, मगर आज पता चला कि अब माकोहारी में से सबसे बड़ा है। शायद इससे भी बहुत बड़ा हॉल तो मैंने यूगोस्लाविया में देखा था, वो यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ है। इस्तकबालिया बहुत शानदार रहा। कोई 1500 औरत मर्द थे। शराब और कबाब का नहायत आला इंतज़ाम था। अंदाज़ा हुआ कि सब्जियाँ, तरकारियाँ और मछली वगैरह भी है।
डॉक्टर भट्टी साहब और उनकी अहलिया ने मशवरा दिया कि मैं यहाँ ही खाना खा लेना चाहिए। मैंने भी यहाँ प्रॉन्स पर हाथ साफ़ किया। ये मेरी बड़ी मरगूब समुद्री ग़िज़ा है। सब्ज़ियाँ तरकारियाँ भी हैं बेकसरत, आब संतरा है। मैंने नहायत इत्मीनान से अपने मतलब की हलाल चीज़ों से पेट भर लिया, ज़रा तकल्लुफ़ ना किया, वरना रात भर पेट में चूहे दौड़ा करते। आज का दिन नहायत मसरूफ़ गुजरा। 7 बजे अपने कमरे नंबर 4124 यानी 4124 पर आ गया। ये होटल माकोहारी प्रिंस की 41वीं मंजिल है। कुल मंजिलें 50 हैं। मुझे अंग्रेज़ी अखबार रोज़नामा योमी योरी मिला। मैंने इससे रात बिस्तर में लेटकर इत्मीनान से पढ़ा। एक अखबार आसामी शम्बून जापानी ज़बान में छपता है। वो बहुत बड़ा अखबार है, कोई 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा रोज़ाना छपता है। गालबन 1975 1975 में जब मैं टोक्यो आया था तो इसके दफ्तर मदऊ किया गया था। उन्होंने एक सफ़े पर मेरा इंटरव्यू छापा था। पीस मेकर दिल को सहारा देने वाला एक आला है। कमज़ोर दिलों को हरकत जारी रखने के लिए इसे दिल के साथ लगा देते हैं। इसकी बैटरी से दिल चलता रहता है, दौरान खून जारी रहता है। इस तरह इंसान जिंदा रहता है। आज एक खबर यह है कि टोक्यो की एक तिब्बी सामान फरोख्त करने वाली कंपनी ने जापान की वजारत सेहत को रिपोर्ट दी है कि अमेरिका से पीस मेकर्स की जो सप्लाई आई है वो ख़राब है, सही काम नहीं कर रही है। तमाम के तमाम पीस मेकर्स ख़राब हैं। इस खराबी की वजह से 5 जानें खतरात से दो चार हैं। जापान में इस खबर से बड़ा शोर मच गया है। जाहिर है कि ये सामान वापस कर दिया जाएगा, मगर उन्होंने हाल ज़रा गौर करेंगे। अगर पाकिस्तान में ऐसा होता तो पाकिस्तान की वजारत सेहत खामोशी इख्तियार कर लेती, मगर जापान आज़ाद है। यहाँ ये खबर आम हो गई है। अखबार ने दारिया लिखा है कि खातिर तवाज़ा करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हाथों से निकले जा रहे हैं। शिकायत यह है कि सूबाई हुकूमतों के अरकान मरकज़ी ब्यूरोक्रेटों की तवाज़े पर कसीर रकूम खर्च करने पर मजबूर हैं। मरकज़ी हुकूमत ने हदायत जारी की है कि यह तवाज़े का सिलसिला बंद होना चाहिए। अखबार ने इस पर हैरत का इज़हार किया है कि मरकज़ी हुकूमत और ज़ैली हुकूमतों की 3 बिलियन में से 80% रकम ये ब्यूरोक्रेट ख़त्म कर जाती हैं। पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने अली ऐलान फरमाया था कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेटों के कम अज़ कम 24 अरब रुपये पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में जमा हैं। ख़ुद पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स बेहद और बेहिसाब मनाहत हासिल करते हैं और आवाम का कोई दर्द इनके दिलों में नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट दुनिया में एक ही मिजाज रखता है। साउथ कोरिया सेंट्रल बैंक के सदर ने अपना इस्तीफ़ा दिया। इस बिना पर दिया है कि इसके बैंक से सिर्फ $714 चोरी हो गए हैं। सदर ने कहा कि मेरी सदारत में बैंक को ये नुकसान हुआ है, मैं नाअहल हूँ, अलग हो रहा हूँ। $714 नहायत हकीर रकम है, मगर साउथ कोरिया में 1 पैसे की चोरी और नुकसान भी बहुत बड़ा जुर्म है। जरा पाकिस्तान का हाल देखो कि यहाँ हर बैंक में फ्रॉड हो रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं, मगर आज तक कोई खबर नहीं आई कि किसी सदर ने इस्तीफ़ा दिया हो। रूस के कंप्यूटर के राजा अमेरिका के सिटी बैंक के कंप्यूटर निज़ाम के करीब आ गए थे। उन्होंने कंप्यूटर में तब्दीलियाँ करके $10 मिलियन रकम का खेर फेर कर दिया और इस तरह साइंसी चोरी के मुजरिम करार पाए। एक दौर था कि रूस की ईमानदारी मशहूर थी, मगर आज हाल यह है कि रूस की गुर्बत ने रूस को जुराइम का मरकज़ बना डाला है। गुर्बत वाकई बुरी है। रूसी माहिरीन सारे कदीमा को साइबेरिया के बर्फ़ानी इलाके में खुदाई के दौरान एक औरत की लाश मिली है जो अब से कोई 2500 साल पहले मरी थी। इस औरत की उम्र अपने मरने के वक्त 20 साल होगी। इसका कद लंबा था और इसका ताल्लुक गालबन शामन कबीले से था। इसके जिस्म पर गुदी हुई जानवरों और इंसानों की तस्वीरें अब भी ताज़ा हैं। बर्फ़ की तह में दबे रहने से इसका जिस्म महफूज रह गया। 500 साल कबल मसीह में जब ये औरत जिंदा होगी तो जापान में जुमून दौर ख़त्म होने वाला होगा और यूनान में क्लासिकी अदब और आर्ट का दौर शुरू हो रहा होगा। जनूबी साइबेरिया के मशरक़ी हिस्से और मंगोलिया के सरहदी इलाके में एक ऐसी बहुत सी पुरानी कब्रें हैं। इनकी मौजूदगी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, मगर साइंसी लिहाज से इनकी इतनी अहमियत नहीं है क्योंकि इनमें से बहुत से कब्रों को लूट कर बर्बाद कर दिया गया है। रूसी माहिरीन आसार कदीमा नितालिया का ख्याल है कि साइबेरिया के अल्ताई इलाके में बर्फ़ की मोटी तहों की वजह से ये कब्रें कज़ाकों से महफूज रही हैं। जब रूसी माहिर आसार कदीमा नितालिया अपने माहिरों की टीम को लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए से चीनी सरहद के करीब 2300 मीटर बुलंद सतह मुर्तफ़ा पर पहुंची तो चीन के सरहदी मुहावजों ने इनसे पूछगछ शुरू की। रूसी आसार कदीमा के माहिरों ने जब इन्हें बताया कि वो तहकीकी मकसद से आए हैं तो वो इन्हें कब्रिस्तान ले गए। वहाँ खुदाई करने पर 2 लाशें मिली, एक 40 साल मर्द की थी और दूसरी एक औरत की जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी। वो औरत जिसके बारे में ख्याल है कि शामन कबीले से थी, इस वक्त दरियाफ्त हुई जब नितालिया ने चौथी बार खुदाई की। इसने 1993 में खुदाई शुरू की। बर्फ़ की इन मोटी तहों की वजह से जहाँ कज़ाक इन लाशों तक पहुँचने में नाकाम रहे थे, वहाँ खुदाई करने वाली टीम को भी इस दुशारी का सामना करना पड़ा। खुदाई करने पर इन लोगों को दरख्तों के लट्ठों से बना हुआ एक मकान नजर आया। इस पर जमी हुई बर्फ़ को पिघलाने के लिए नितालिया नज़दीकी झील से पानी लाई और इसे गर्म करके पर डाला। जब बर्फ़ पिघली तो इस मकान की छत पर एक शख्स का ढांचा पड़ा मिला, जिसके बारे में ये अंदाज़ा लगाया कि वो मुलाजिम रहा होगा। मकान से जिस औरत की लाश मिली इसके साथ इसके इस्तेमाल की चीज़ें भी थी, जिनमें आगे उनकी बुक में काफ़ी पिक्चर्स शेयर हुई हैं। फिर दोबारा कॉन्फ्रेंसेस की जो उन्होंने वहाँ अटेंड की थी, तो मैं उससे आगे जा रहा हूँ देखते हुए पिक्चर्स को।
ताकि हाँ, जिनकी लकड़ी की एक मेज़, जिनमें लकड़ी की एक मेज़ शामिल है। मेज़ पर बकरी के गोश्त का एक टुकड़ा रखा था, दूसरी मेज़ पर घोड़े के गोश्त का एक टुकड़ा और कांसी का चाकू था। मकान के दूसरे हिस्सों से लकड़ी की प्यालियाँ, सींगों से बने हुए जग, लकड़ी का एक नक्शी बर्तन और एक प्लेट मिली जिसमें जड़ी बूटियाँ रखी थी। औरत की लाश रेशमी कोट और ऊनी स्कर्ट में लिपटी हुई थी। इसके हाथ में मोतियों का एक कड़ा और सर के गिर्द लकड़ी का एक सेवर था। बर्फानी तूफान की वजह से माहिर सारी कदीमा की टीम को वहाँ 3 रोज़ तक रहना पड़ा। मौसम ठीक होने पर वो टीम एक बस के जरिए से नोवो सुपर सिक पहुंची। वो लाश मास्को के एक मुर्दा खाने में रखी है। औरत की उम्र का अंदाज़ा कुछ अर्सा पहले लगा लिया गया है। रूस के पास साइबेरिया की इस औरत को सर्द खाने में लंबे अर्से तक रखने के लिए मुनासिब रकम नहीं है। धमाके जापान में भी हो रहे हैं। आज के अखबार में कि एक मोटरसाइकिल सवार सफ़ेद कपड़े और काला हुड पहने में आया और एक सफ़ेद वैन पर हमला करता हुआ निकल गया। एक आदमी हलाक हो गया। जापान में पहला धमाका तो ट्रेन में हुआ जिसमें 2-3 दर्जन मुसाफिर हलाक हो गए। धमाकों का ये सिलसिला आलमी अंदाज पर हो रहा है। ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने बुक लिखी थी, अराउंड 95। आगे चलते हैं। कमरा, मेरा कमरा इस बार मेरी मर्ज़ी का छोटा है, मगर इसमें इतने बरकी हालात लगे हुए हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ। अब तो यहाँ कंप्यूटर का दौर रहा है। इस मामले में तो जापानी अमेरिका से बहुत आगे हैं। कमरे में एक ऐलान रखा मिला कि फ़लाँ वक्त रोबोट सफाई अमला सफाई के लिए आएगा। अक्सर गुसलखाने में गर्म पानी से गुसल करते वक्त भापें शीशे पर जमा हो जाती हैं। इन्हें तौली से साफ़ करना पड़ता है, मगर यहाँ गुसलखाने में शीशे का 2-2.5 फीट हिस्सा गर्म रहता है। भाप इस पर बनती ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ चैप्टर बाप ख़त्म होता है। तो पार्ट 6 ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह अगली में पार्ट 7 करेंगे, अगली ऑडियो में। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।